If you are in class 12th and preparing for IIT, JEE or NEET, then this question is must do question for you. Like इसके 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए. पहली चीज कि ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल ट्रैप है. दूसरा, ये क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन से जरा हटके है. और तीसरा, ये क्वेश्चन इतना वैल्यू रखता है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में एज इट इज आ सकता है. चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं. तो बच्चों इस सर्किट में आप 4 रेसिस्टर्स देख रहे हो, R, 2R, 3R एंड 4R एंड 2 सेल्स आर देयर जिसका पोटेंशियल E एंड 2E है. शुरुआत कैसे करेंगे? देखा जाए तो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, एक A, B, C, D एंड E. अब इसमें A पॉइंट और E पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसलिए सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने की वजह से, क्योंकि हम लोग कन्वेंशनली सेल के नेगेटिव टर्मिनल को 0 पोटेंशियल मानते हैं, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया. ठीक है. और ये पॉइंट भी इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसका भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? 0. ठीक है. और बच्चों यही वो ट्रैप है जिसमें बच्चा कई बार फंस जाता है, क्योंकि हमें पता है कि करंट का फ्लो होना तभी पॉसिबल है जब 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, और यहां पे A और E के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों जगहों पे पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, तो इसलिए यहां पे करंट फ्लो नहीं करना चाहिए. देखो ये फंडा बिल्कुल सही है, लेकिन एक कैच है इसमें. ये किसी भी रेसिस्टर के लिए वैलिड है कि रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन कंडक्टर में यह बात वैलिड नहीं है. यही इस क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा कैच है. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं. अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाए तो मजा ही आ जाए, है ना. तो यहां पे A, E का पोटेंशियल पता लग गया. अब B का भी पोटेंशियल हमें आसानी से पता लग जाएगा बच्चों. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से आगे की तरफ जाता हूं तो ये E पोटेंशियल ऐड होता है, तो 0 प्लस E यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? E. ठीक है. सिमिलरली इस पॉइंट पे आओ, यहां पे 0, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 2E पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इसका पोटेंशियल क्या हो गया? 2E. अब हमें अगर पॉइंट C का पोटेंशियल मिल जाए तो बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब हमें पता है कि यहां पे नेट करंट किसी भी इंस्टेंट पे कितना होगा? 0, क्योंकि ये एक जंक्शन है. तो जंक्शन पे टोटल करंट हमेशा क्या होता है? टोटल चार्ज भी हमेशा 0 होता है और टोटल करंट भी 0 होता है. तो अगर मैं यहां पे टोटल करंट 0 लिख दूं कि इस ब्रांच की तरफ जाना वाला करंट प्लस इस तरफ जाने वाला करंट, इस तरफ जाने वाला करंट और इस तरफ जाने वाला करंट, मतलब चारों का सम 0 हो जाए, तो ये हम लोग फंडा यूज कर सकते हैं यहां पे. तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यूजिंग ओम्स लॉ, लाइक पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट D, है ना, पोटेंशियल एट D डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस अक्रॉस C एंड D विच इज 2R. तो बच्चों ये क्या हो गया? दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच. मैंने क्या यूज किया है? ओम्स लॉ. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेसिस्टेंस, दैट इज करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस. तो यहां इसके थ्रू फ्लो करने वाला करंट हमें ये मिल गया. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इसके थ्रू करंट निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा? V एट C माइनस V एट B, V एट C माइनस V एट B होल डिवाइडेड बाई R. तो ये इस ब्रांच का करंट आ गया. सिमिलरली हम लोग इसका लिख देंगे VC माइनस VE डिवाइडेड बाई 3R प्लस इसके लिए VC माइनस VA डिवाइडेड बाई 4R. एंड नेट करंट कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि किसी भी जंक्शन पे नेट करंट हमेशा 0 होता है. ठीक है. अच्छा, ओके. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, B, E एंड A, तो हमें VC मिल जाएगा यहाँ पे. तो VC माइनस VD, बच्चों VD का पोटेंशियल क्या है? ट्वाइस ऑफ E, और E की वैल्यू कितनी है? 250. तो 250 इंटू 2 दैट इज 500. तो यहां पे हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2R. ठीक है.
सिमिलरली VC एंड माइनस VB, B पॉइंट का पोटेंशियल क्या है बच्चों? E इज 250 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। इसी तरह से VC माइनस VE, V का पोटेंशियल क्या है? 0 डिवाइडेड बाई 3R। और यहां पे VC माइनस VA इज अगेन कितना है? 0 वोल्ट। तो VC माइनस 0 डिवाइडेड बाई दिस 4R इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए एक तो R कॉमन आ जाएगा नीचे, तो R को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2, 3 एंड 4 का अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है? 12। तो ये यहां पे मैंने 12 लिख दिया। अब 2 और 12 के बीच में क्या फैक्टर है? 6। तो मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 टाइम्स VC माइनस 3000, राइट, प्लस VC, इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई करना बच्चों? 12 से। तो 12 टाइम्स VC माइनस 12 टाइम्स 250, राइट। इसी तरह से ये है 3 और 12 के बीच में 4 फैक्टर का रिलेशन है, तो 4 टाइम्स VC, एंड इस तरह से 4 एंड 12 के बीच में फैक्टर आ रहा है 3, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3VC इक्वल टू क्या हो गया? 0। अगर मैं सारे VCs को कलेक्ट कर लूं तो कितना हो गया ये? 6VC प्लस 12VC प्लस 4VC प्लस 3VC, राइट। और उसके बाद ये 3000, 12 इंटू 250, ये भी 3000, तो कितना हो गया? माइनस 6000, ओके, इक्वल टू 0। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 में, तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास हो गया 6 एंड 4 10, 10 एंड 12 22 एंड 3 25 VC इक्वल टू 6000, राइट। तो VC इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 6000 डिवाइडेड बाई 25। अगर मैं 6000 को 25 से डिवाइड करता हूं तो क्या जाएगा? 60 टाइम्स 60 इंटू 100 लिख सकता हूं, और 100 को अगर 25 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 4। तो क्या हो गया? 240 मीन्स 240 वोल्ट। तो पोटेंशियल एट C इज 240 वोल्ट। तो पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या आ गया बच्चों? 240 वोल्ट। अब आपके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका आंसर ऑलमोस्ट, आप आंसर के पास हो। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको इस ब्रांच और इस ब्रांच का करंट एक बार निकालना है। तो आप जरा देखो इसके थ्रू करंट क्या होगा? तो VC माइनस VA, ठीक है। तो इसका अगर मैं करंट निकालता हूं, ठीक है, तो इसका नाम देते हैं I1, लेट्स से। तो I1 is VC that is 240 minus VA that is 0, 240 minus 0 whole divided by ये 4R रेसिस्टेंस that is 4R। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आता है? 60 डिवाइडेड बाई R, एंड R है हमारा 1000। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻³ विच इज 60 मिली एम्पियर। इसे क्या लिख देंगे? 60 मिली एम्पियर। तो इस पार्ट में फ्लो करने वाला, इस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट हमारा क्या है? 60 मिली एम्पियर। और ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है जैसा हमने पहले सोचा था कि करंट इस तरफ जा रहा होगा, वैसे ही इसमें करंट जा रहा है 60 मिली एम्पियर, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं बच्चों, तो VC माइनस V डिवाइडेड बाय R इसका करंट आ जाएगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा करंट इधर है। अगर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें बच्चों? VC यानी कि 240 माइनस VB, तो VC माइनस VB डिवाइडेड बाई इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या है? R है ना। VC एंड VB के बीच रेजिस्टेंस है R। तो इसके थ्रू पास करने वाला करंट क्या हो गया? 240 माइनस VB इज 250 डिवाइडेड बाय 1000।
अब डिवाइड बाय 1000 को यहां पे मिली एम्पियर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 240 माइनस 250 क्या आ गया बच्चों, -10 मिली एम्पियर। नेगेटिव आने का क्या मतलब है बच्चों, नेगेटिव आने का मतलब है कि हमने जो एज्यूम किया है करंट उसके बिल्कुल उल्टा आ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे हमें फाइनली पता लग गया कि जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 10 मिली एम्पियर करंट इस ब्रांच के थ्रू जा रहा है, यानी कि इसके थ्रू भी कितना जा रहा होगा, 10 मिली एम्पियर, राइट। तो यहां पे 10 मिली एम्पियर जा रहा है, यहां पे 60 मिली एम्पियर आ रहा है। तो बच्चों यहां पे अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल ए पॉइंट का टोटल करंट क्या होना चाहिए, 0। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आउटगोइंग के लिए कन्वेंशन ले लेते हैं पॉजिटिव और इनकमिंग के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो यहां तो हमें पता है कि ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो आउटगोइंग के लिए करंट हमारा हो गया पॉजिटिव और इनकमिंग के लिए हो गया मेरा करंट नेगेटिव, और ये करंट मुझे पता नहीं है जिससे, तो इसका x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो 10 माइनस 60 दैट इज -50 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 50, ये मिली एम्पियर में सारा करंट, तो 50 मिली एम्पियर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है आउटगोइंग। तो इसका मतलब इस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है, और कितना, 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। और ये इस डायरेक्शन में, इस जंक्शन के लिए आउटगोइंग है, मतलब ये A टू E की तरफ 50 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है।